वेलकम टू ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 13 है और इस लेक्चर में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, फॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग ये देख लें कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों का जो पिछले लेक्चर का टॉपिक था वह टॉपिक था एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एक सॉल्यूशन एसिडिक है, एक सॉल्यूशन बेसिक है। जब दोनों रिएक्ट करेगा उस कंडीशन में हम लोगों ने नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम, मोलारिटी एंड वॉल्यूम के रिलेशन के बारे में पढ़ा था। मान लिया जाए एक सॉल्यूशन एसिडिक है, उस सॉल्यूशन का मोलारिटी दे दिया जाए और वॉल्यूम दे दिया जाए। एक दूसरा सॉल्यूशन है जो बेसिक सॉल्यूशन है, उसका मोलारिटी दे दिया जाए और दोनों रिएक्ट करे और आपसे पूछे कि बेसिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप किस प्रकार फाइंड करेंगे। इसी के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था जब भी एसिड बेस रिएक्शन की बात होगी और एक सॉल्यूशन एसिडिक हो दूसरा बेसिक हो, एसिडिक सॉल्यूशन का मोलारिटी दे दे, वॉल्यूम दे दे, अब बेसिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दे, मोलारिटी पूछे, या बेसिक सॉल्यूशन का मोलारिटी दे दे, वॉल्यूम पूछे, उस कंडीशन में हम लोग फार्मूला यूज करेंगे N1V1 इक्वल टू द N2V2। क्लियर है, चाहे वो मोलारिटी दिया हो या नॉर्मेलिटी दिया हो। समझ गए बाबू? तो आइए हम लोग उस पर एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेलिटी। आइए, ये आईटी में 2004 का क्वेश्चन है। तो न्यूट्रलाइज, जहां भी न्यूट्रलाइज वर्ड का यूज हो समझ लो एसिड बेस रिएक्शन की बात हो रही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वह रिएक्शन कहलाता है जिसमें एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। To neutralize completely 20 ml of 0.1 molarity aqueous solution of phosphorus acid H3PO3, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। लग रहा है आपको 3 हाइड्रोजन है, 3 वैलेंसी फैक्टर होना चाहिए। नहीं, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 होगा, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर के द्वारा प्रूव भी किया था। द वैल्यू ऑफ 0.1 मोलारिटी aqueous सॉल्यूशन। देखिए पहला सॉल्यूशन जो है एसिडिक है क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट है वो एसिड है और उस सॉल्यूशन का मोलारिटी है 0.1 और वॉल्यूम है 20 ml। एक्वस सॉल्यूशन इसका मतलब सॉल्वेंट वाटर है। दूसरा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है क्योंकि सॉल्यूट बेस है KOH और उस सॉल्यूशन का मोलारिटी है 0.1। उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है, एक्वस मतलब सॉल्वेंट वाटर है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ गए? क्लियर है? तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्यूशन की बात किया जाए। जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसका मोलारिटी M1 0.1, वॉल्यूम V1 20 ml। हमने एसिडिक सॉल्यूशन के मोलारिटी को M1 माना और एसिडिक सॉल्यूशन के वॉल्यूम को V1 माना। बेसिक सॉल्यूशन जो आपका KOH सॉल्यूट है, जो बेस है, जो बेसिक सॉल्यूशन है उसका मोलारिटी को मैंने M2 माना 0.1, उसी का वॉल्यूम पूछ रहा है। क्यों? फिर से देखो, to neutralize completely 20 ml of 0.1 molarity aqueous solution of phosphorus acid, the value of 0.1 molarity aqueous KOH solution required is, यानी कि इसमें KOH aqueous solution जो है उसका वॉल्यूम क्या होगा जब रिएक्शन करेगा किससे? 20 ml of 0.1 molarity of aqueous H3PO3 solution। क्लियर है? तो आपको V2 पूछ रहा है आपसे। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन N1V1 इक्वल टू द N2V2। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कभी भी M1V1 बराबर M2V2 यूज नहीं कीजिएगा। जैसे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात आएगी N1V1 इक्वल टू द N2V2, इसे हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन फार्मूला भी कहते हैं। क्लियर है? तो आप जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू द मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ऐसा क्यों लिखे सर? क्योंकि आप बताओ बाबू, आपको N1 चाहिए, M1 दिया है, तो मोलारिटी से नॉर्मलिटी तभी निकलेगा जब मुझे फार्मूला यूज करना पड़ेगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू द मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, जैसा कि हम लोगों ने नॉर्मलिटी और मोलारिटी के रिलेशन में इस फार्मूला को पढ़ा था। क्लियर है? तो आइए फॉर H3PO3
आपको लग रहा होगा वैलेंसी फैक्टर 3 होगा, लेकिन मैंने इसका स्ट्रक्चर पे ड्रॉ किया था, इसका वैलेंसी फैक्टर 3 नहीं कितना होता है, 2 होता है। तो वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू बेसिसिटी, क्यों? एसिड जितना H+ आयन को रिलीज करता है वो उसका बेसिसिटी कहलाता है 2। क्लियर है? हाँ, जहां तक आप जानते हैं नॉर्मेटिव इक्वल टू द मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, इसलिए N1 मुझे चाहिए, N1 इक्वल टू द M1 इनटू वैलेंसी फैक्टर, जो मोलारिटी की जगह M1 हो जाएगा, और वैलेंसी फैक्टर M1 का वैल्यू है 0.1 इनटू 2 बराबर 0.2 नॉर्मलिटी। केवल सॉल्यूशन के लिए K प्लस OH माइनस। अब मुझे ये बताइए कितना OH माइनस आयन को रिलीज किया, 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू द एसिडिटी बराबर 1। जहां तक आप जानते हैं नॉर्मेटिव इक्वल टू द मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो N2 इक्वल टू द M2 इनटू Vf, क्योंकि यहां पे हमको N2 निकालना है, मोलारिटी को M2 की बात करेंगे, तो M2 कितना है आपका 0.1, वैलेंसी फैक्टर 1 0.1। क्योंकि आप जानते हैं कि इस फार्मूला से फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन N1V1 इक्वल टू द N2V2, इसलिए V2 बराबर हो जाएगा N1V1 बाय N2। N1 है आपका 0.2 इनटू V1 है आपका 20 ml बाय N2 है 0.1, ये डेसिमल कट गया, 20 इनटू 2 ऑफ 40 ml। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ गए बाबू? इसको लिखिए, क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। तो आइए एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, या आप कह सकते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन पे क्वेश्चन और कर ले। ये क्वेश्चन आईडी में 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन है 25 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 ऑन टाइट्रेशन। एसिड बेस जब रिएक्ट करता है दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एसिड बेस टाइट्रेशन हम लोग कहते हैं। 25 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑन टाइट्रेशन विद 0.1 मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन का मतलब मोलारिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl gave a liter value of 35 ml. The molarity of barium hydroxide solution was। आइए एक सॉल्यूशन है जो कि बेसिक सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूट है बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। उस सॉल्यूशन का जो आपका वॉल्यूम है वो 25 ml है। पूछा जा रहा है आपसे जो बेसिक सॉल्यूशन है उसका मोलारिटी क्या था जब वह रिएक्ट करेगा किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट आपका HCl है और उसका वॉल्यूम है 35 ml, अब मोलारिटी है 0.1। यानी कि एक बेसिक सॉल्यूशन है जिसका सॉल्यूट बेस है बेरियम हाइड्रोक्साइड और वॉल्यूम है 25 ml। इसका मोलारिटी क्या था जब वह रिएक्ट किया था किससे, एक एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट है HCl और उस सॉल्यूशन का मोलारिटी 0.1 है, अब वॉल्यूम है 35 ml। क्लियर है? सर ने क्या पढ़ाया आपको? सर ने ये पढ़ाया कि जैसे भी मोलारिटी और वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम कुछ भी बोले आपसे और एसिड बेस रिएक्शन हो तब ध्यान देना N1V1 इक्वल टू द N2V2 फार्मूला लगाना। ये नहीं कि M1V1 बराबर M2V2, नहीं, N1V1 इक्वल टू द N2V2। क्लियर है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसिड के लिए नॉर्मेलिटी हम लोग N1 लेते हैं, अब वॉल्यूम V1 लेते हैं, बेस के नॉर्मेलिटी N2 लेते हैं, वॉल्यूम V2 लेते हैं। उसी प्रकार मोलारिटी भी एसिड के लिए M1 वॉल्यूम V1, अब बेस के लिए मोलारिटी M2 वॉल्यूम V2, ताकि हम लोग को समझ में अच्छा से आए। तो आइए, एसिड है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका मोलारिटी यानी उस सॉल्यूशन का मोलारिटी 0.1 है, M1 और 0.1, और वॉल्यूम है आपका V1 बराबर 35 ml। बेसिक सॉल्यूशन जो बेरियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है उसका मोलारिटी आपसे पूछा जा रहा है M2 निकालना है, उसका वॉल्यूम है 25 ml यानी V2 25 ml। M1 V1 हम एसिड के लिए यूज कर रहे हैं, M2 V2 हम बेस के लिए यूज कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन N1 V1 इक्वल टू द N2 V2,
जहां पे N1 V1 है नॉर्मेटिव एंड वॉल्यूम फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, N2 V2 है नॉर्मेटिव एंड वॉल्यूम फॉर बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर दैट? जहां तक आप जानते हैं नॉर्मेटिव को होता है मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले एसिड के लिए हम देखेंगे फॉर HCl तोड़ दो H+Cl-। मुझे ये बताइए कितना H+ आयन रिलीज किया, एक, तो इसका वैलेंसी फैक्टर बराबर बेसिसिटी इक्वल टू द 1। आप जानते हैं नॉर्मेटिव इक्वल टू द मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, इसलिए N1 मुझे पहले निकालना है क्योंकि N1 V1 इक्वल टू द N2 V2 फार्मूला में पुट करना है। तो N1 बराबर M1 इनटू Vf, क्यों? नॉर्मेटिव इक्वल टू द मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, M1 इनटू Vf। M1 का वैल्यू कितना है आपका 0.1, वैलेंसी फैक्टर है 1, 0.1 इनटू 1 बराबर 0.1 नॉर्मलिटी। अब N2 आपको निकालना है, तो N2 क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे M2 चाहिए। तो N2 निकल जाएगा तो मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर फार्मूला से हम लोग आराम से M2 निकाल लेंगे। चलिए पहले N2 हम लोग निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं N1 V1 इक्वल टू द N2 V2, तो N2 बराबर क्या होगा, N1 V1 बाय V2 हो जाएगा। N1 का वैल्यू 0.1, V1 का वैल्यू 35 बाय V2 25 आएगा आपका 0.14। आपको बेसिक सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालना है। बेस है आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, तोड़ दीजिए Ba+2 2H-। मुझे ये बताइए कितना OH- आयन रिलीज किया, 2। इसका वैलेंसी फैक्टर और एसिडिटी इक्वल टू द 2। जहां तक आप जानते हैं नॉर्मेटिव का मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो यहां पे N2 बराबर M2 इनटू Vf, आपको M2 निकालना है। M2 बराबर क्या है, नॉर्मेटिव बाय Vf, तो नॉर्मेटिव कितना है 0.14 by 2, वैलेंसी फैक्टर 2 बराबर 0.07। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज फॉर्मेलिटी। बहुत बच्चे ने हमसे कहा कि सर कि थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो आज से हम थोड़ा सा आपको स्लो पढ़ाएंगे और इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ताकि सबको समझ में अच्छा से आए, और ज्यादा न फास्ट होगा न ज्यादा स्लो होगा, बिल्कुल हम लोग एक लेवल में चलेंगे। क्लियर है? इसको लिखिए। आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फॉर्मेलिटी को फॉर्मल कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मोलारिटी आप पढ़े होंगे MOLARITY डिनोटेड बाय कैपिटल M, उसे हम लोग मोलर कंसंट्रेशन MOLAR मोलर कंसंट्रेशन भी कहते थे। तो मुझे ये बताओ कि मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolving 1 liter of solution is called molarity of solution। तो फॉर्मेलिटी में क्या है, मोल की जगह आ जाएगा द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दीजिएगा, मोल की जगह क्या आ गया, द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट dissolving 1 liter of solution is called formality of solution। एक लॉजिकल बात यहां पर आपका यह है कि नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास जो होता है, गिवन मास इन ग्राम बाय ग्राम फार्मूला मास, और नंबर ऑफ मोल जो होता है गिवन मास इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हम लोगों को देखना है, बस इसमें देखना है कि मॉलिक्यूलर मास एक जगह वर्ड यूज हो रहा है, एक जगह फार्मूला मास वर्ड यूज हो रहा है। अगर ये आपसे कोई कहे कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास क्या होगा, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl होता है, तो सोडियम का मास निकाल लो और क्लोरीन का मास निकाल लो और दोनों को क्या करो, जोड़ दो, तो उसे हम कहेंगे फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। जैसे कि सोडियम का मास होता है आपका 23, क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को जोड़ देंगे तो 58.5 किसका मास आ जाएगा, NaCl का। समझ गए आप? तो आइए, तो यहाँ पे फार्मूला मास की जगह मोलारिटी में मॉलिक्यूलर मास था, और यहाँ पे फॉर्मेलिटी में मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या है आपका, फार्मूला मास। तो सब कुछ क्या है, सेम है। यानी कि अगर दी फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ जाए तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू द मोलारिटी, यानी कि फॉर्मेलिटी और मोलारिटी दोनों का जो आंसर आएगा, जब आप क्वेश्चन बनाओगे जो आंसर आएगा दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, केवल वर्ड अलग अलग यूज होता है। इसका वजह क्या है, इसका वजह यह है
कि आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स, इट कंटेन्स ओनली आयंस। इसलिए हम लोग आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास नहीं फार्मूला मास निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? मान लो एक आयनिक कंपाउंड है, उसमें जितने सारे एटम है, सारे एटम के मास को निकाल के जोड़ दो, वह मॉलिक्यूलर मास के बराबर नहीं फार्मूला मास के बराबर होगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। यानी कि अगर ये मॉलिक्यूलर मास भी निकालेंगे तो वही वैल्यू आएगा और फार्मूला मास भी निकालेंगे तो वही वैल्यू आएगा। लेकिन वर्ड यूज होता है केवल फार्मूला मास, किसके लिए? आयनिक कंपाउंड के लिए, बिकॉज आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात, फॉर्मेलिटी हम लोग बेसिकली आयनिक कंपाउंड के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मोलारिटी पढ़े हुए हैं, फॉर्मेलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं था। लेकिन आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल का कलेक्शन नहीं करता है, इस वजह से आयनिक कंपाउंड का हम लोग मॉलिक्यूलर मास नहीं फार्मूला मास निकालते हैं। इस वजह से हम लोग आयनिक कंपाउंड के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? फॉर्मेलिटी। क्लियर है? तो आइए देख लिया जाए एक बार। फॉर्मेलिटी को हम लोग फॉर्मल कंसंट्रेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेलिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter of solution is called formality of solution। मोलारिटी में क्या डिफरेंस है बता दो? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दीजिएगा, मोलारिटी में क्या डिफरेंस था? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter of solution is called molarity of solution। तो मोल की जगह यहाँ पे क्या है? द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल की जगह आ गया ग्राम फार्मूला मास। तो डेफिनेशन याद हो गया? क्या डेफिनेशन बोलो? द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter of solution is called formality of solution। इसे हम लोग फॉर्मल कंसंट्रेशन भी कहेंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या हो गया? फॉर्मेलिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसा कि आप जानते हैं नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास इक्वल टू द होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। इधर आइए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात किया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आप क्या पढ़े हो? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे फार्मूला मास की जगह मॉलिक्यूलर मास आ जाए तो मोल हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास की जगह फार्मूला मास आ जाए तो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर दी फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास का ही खेला मेला है। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरा कहने का मीनिंग यह है कि नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास अगर दी पूछेगा तो क्या बोलोगे? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर दैट? हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मेलिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास का फार्मूला बोलो? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। ml में अगर लेंगे तो यहाँ पे 1000 से क्या आ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ml को हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से यहाँ डिवाइड करेंगे, ml रहेगा तो, और वो पलट के ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? Formality is used for express, very smart term है। Formality is used for express the concentration of ionic compound। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, like NaCl, KCl, KBr के आयनिक कंपाउंड कौन कहलाता है? बताओ। आयनिक कंपाउंड वह कंपाउंड कहलाता है जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड के द्वारा होता हो। क्लियर है? Because ionic compound do not contain molecules, it contains only ions। क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल का कलेक्शन नहीं करता है, ये आयंस का कलेक्शन करता है। इसलिए जब भी हम आयनिक कंपाउंड का मास की बात करेंगे तो टर्म यूज होगा फार्मूला मास, और कंसंट्रेशन की बात करेंगे टर्म यूज होगा फॉर्मेलिटी। क्लियर है? अगर दी फार्मूला मास बराबर मॉलिक्यूलर मास हो जाए तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू द मोलारिटी। हम लिख देंगे, इसको लिख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ionic compound do not contains molecules, it contains only ions। इस वजह से हम लोग आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास नहीं फार्मूला मास निकालेंगे, और
आयनिक कंपाउंड के लिए जब भी हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे तो मोलारिटी नहीं फॉर्मेलिटी वर्ड यूज करेंगे, लेकिन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। यानी कि कहा जाए अगर दी क्वेश्चन में फॉर्मेलिटी निकालने के लिए आप दिया गया है तो आपको क्या करना है, मोलारिटी भी निकाल दीजिएगा तो फॉर्मेलिटी का आंसर आ जाएगा। क्लियर दैट? या मोलारिटी दिया है फॉर्मेलिटी भी निकाल दीजिएगा तो मोलारिटी का आंसर आ जाएगा। क्लियर दैट? आइए, तो मैंने आपसे कहा था द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला मास नॉट मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल सही। एक आयनिक कंपाउंड है, उसमें जितने सारे एटम हैं सारे के एटॉमिक मास को निकाल के जोड़ दो तो वह फार्मूला मास के बराबर होगा, ना कि मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। क्लियर है? लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का क्या आएगा, सेम। उसी पे मैंने कहा देखिएगा, इफ फार्मूला मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास देन फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी। बिल्कुल सही। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मेलिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल और ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट की बात है, तो मोल का फार्मूला गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास का फार्मूला गिवन मास बाय ग्राम फार्मूला मास। अगर द ग्राम फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाए तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास हो जाएगा। इस वजह से मोलारिटी इक्वल टू द फॉर्मेलिटी हो जाएगा। क्लियर है? फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड ऑन टेंपरेचर बिकॉज़ इट इन्वॉल्व विद वॉल्यूम। बिल्कुल सही। वह कंसंट्रेशन टर्म टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। क्लियर है? यानी कि जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा। तो फॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो स्वाभाविक है फॉर्मेलिटी में वॉल्यूम है, इस वजह से फॉर्मेलिटी टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा। फॉर्मेलिटी का क्या फार्मूला लिखे बताइए तो, फॉर्मेलिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास बाय वॉल्यूम। जहां तक आप जानते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर दूसरे का क्या होता है, डायरेक्टली। तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी और वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली है। वॉल्यूम टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर वर्ड लिख दिया जाए। वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली होता है एक दूसरे का, क्या होता है वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली। तो फॉर्मेलिटी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इनवर्सली। क्योंकि वॉल्यूम फॉर्मेलिटी इनवर्सली है और वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया आपके लिए। तो फॉर्मेलिटी और टेम्परेचर क्या आ जाएगा, इनवर्सली। तो फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन, मोड ऑफ एक्सप्रेशन दे दिया है आपका। इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन, CON ऊपर एन हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वही कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होगा, और वह कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा। बताओ, मोलारिटी मोल पर लीटर, वॉल्यूम है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, वॉल्यूम है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। फॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसमें वॉल्यूम नहीं है, क्या है, वेट है। अब मोल भी होता है, मास है, मॉलिक्यूलर मास हर जगह मास है। क्लियर है? इस वजह से ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए VVI हम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 12th में भी आ सकता है, IT मेन में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है और नीट में भी आ सकता है। VVI इस टाइप का क्वेश्चन बारीकी से आपको देखना है। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन होगा, आप इसे लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे
स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ को हम लोग कंसंट्रेशन भी कहते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, यूनिट से पकड़ो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, या आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। का मतलब क्या होता है? इट मींस दैट द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, या इसी को हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। इसका मीनिंग हो गया, ग्राम पर लीटर का मीनिंग क्या होगा बताओ? इट मींस दैट द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए बाबू? तो आइए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, या इसी को आप कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। इट मींस दैट द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्विंग या प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम इस यूनिट से पकड़ रहे हैं। क्लियर दैट? देयरफॉर स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू द मास, यानी मास कहें या वेट कहें बात बराबर, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बिल्कुल सही। क्यों? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या फार्मूला हो जाएगा? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। अगर दी क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में है तो क्या करेंगे? आ जाओ, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml है, ml को लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 प्लट के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर दैट? समझ गए बाबू? अब आपसे एक एग्जांपल पूछा जा रहा है, बताओ बाबू इसका मीनिंग क्या है? 5 ग्राम पर लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन मींस सिंपल 5 ग्राम पर लीटर, इसको पकड़ना है आपको। कहा जा रहा है 5 ग्राम पर लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन मींस, इट मींस दैट 5 ग्राम ऑफ NaOH present in 1 liter of solution. Clear that? It means that 5 gram of NaOH present in 1 liter of solution. Therefore, weight of NaOH यहाँ पे solute है equal to the 5 gram. Total volume of solution equal to the 1 liter equal to the 1000 ml. तो आप इसे लिखिए। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। स्ट्रेंथ से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, फिर हम आपको स्ट्रेंथ का रिलेशन मोलारिटी से बताएंगे और स्ट्रेंथ का रिलेशन नॉर्मलिटी से भी आपको हम बताएंगे। तो आइए अब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर पे क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फार्मूला होता है बाबू CONH2 is dissolved in 70 gram of water to get a solution of density 1.25 gram per ml. Express the concentration of solution in gram per liter. इसे आप स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहें या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहें, बात बराबर। क्वेश्चन कह रहा है बाबू, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है यूरिया और सॉल्यूट का वेट है 20 ग्राम और डिजॉल्व होता है किसमें? वाटर में, और वाटर का वेट है 70 ग्राम, तो बन जाता है एक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। तो आपसे पूछा जा रहा है तो कंसंट्रेशन बताइए या सॉल्यूशन का इन ग्राम पर लीटर। आइए सबसे पहले हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट है यूरिया, मान लिए A। जैसा कि हम लोग जब सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए तभी से हम लोग सॉल्यूट को A मानते हैं, सॉल्वेंट को B मानते हैं। सॉल्वेंट है वाटर, मान लिए B। वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग WA कहते हैं, W इज द वेट, A इज द सॉल्यूट। W वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट, W है आपका वेट, B है सॉल्वेंट, WB बराबर 70 ग्राम। तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? WA प्लस WB, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट।
तो 20 प्लस 70 और 90 ग्राम। सर आप ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर दी आपसे पूछा जा रहा है क्या स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, फॉर्मूला बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले सॉल्यूट का वेट आपको ग्राम में पता रहना चाहिए, जो कि पता है हम लोगों को 20 ग्राम, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो दिया नहीं है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी से वॉल्यूम मुझे निकालना पड़ेगा। तो डेंसिटी बराबर होता है वेट बाय वॉल्यूम, तो पहले सॉल्यूशन का वेट निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन को वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट के वेट को जोड़ देंगे, सॉल्यूशन का वेट निकल जाएगा। क्लियर दैट? इसलिए हम लोगों ने वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा और वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखा, समझ गए? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया 90 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया है 1.25 ग्राम पर ml। डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं, जहां हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू द वेट बाय वॉल्यूम होता है, इसलिए वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वेट बाय डेंसिटी। तो वेट है आपका सॉल्यूशन का 90 ग्राम, डेंसिटी है 1.25, तो इसको आप डिवाइड करोगे 72 ml, ये क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, फॉर्मूला बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूट के वेट को आप क्या माने हो, WA इन ग्राम बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन क्वेश्चन में डाटा जो है ml में है, तो ml को लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, ये 1000 प्लस के ऊपर चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो WA वेट ऑफ सॉल्यूट 20 है, into 1000 बाय वॉल्यूम इन ml 72, डिवाइड करोगे आएगा 277.77 ग्राम पर लीटर। समझ गए? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर अभी आप फॉर्मेलिटी पढ़ाए हैं, फॉर्मेलिटी पे हमको सवाल नहीं कराए, इधर आओ। मोलारिटी का बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, तो जिस प्रकार हम लोग मोलारिटी का क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार फॉर्मेलिटी का भी क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि NaCl है, NaCl का फार्मूला मास पूछेगा, तो सोडियम का मास और क्लोरीन का मास निकाल करके जोड़ दोगे, फार्मूला मास निकल जाएगा। और किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी तो इसी प्रकार आप निकालते हैं, जितने एटम होते हैं सारा के मास को निकाल को जोड़े तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। इसलिए फॉर्मेलिटी और मोलारिटी दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। जिस प्रकार आप मोलारिटी का क्वेश्चन बनाते हो उसी प्रकार फॉर्मेलिटी का भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, बना देना है। क्लियर दैट? इसको आप लिखेंगे, इसके बाद हम बताएंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर से मोलारिटी और नॉर्मेलिटी का क्या रिलेशन है, लिखा जाए। आइए अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर से नॉर्मेलिटी का क्या रिलेशन है और मोलारिटी का क्या रिलेशन है। आइए, जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल V क्या है, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब यह हुआ का स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू द WA इन ग्राम बाय वॉल्यूम इन लीटर। W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, B क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? देयरफॉर इसलिए स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू द फार्मूला आ गया नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। अब बच्चे कहेंगे सर ये फार्मूला कहां से है, इधर आओ, नॉर्मेलिटी का फार्मूला बताओ, नॉर्मेलिटी का फार्मूला बताओ, भूल गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, यानी गिवन वेट है W इक्विवेलेंट वेट ये बाय वॉल्यूम इन लीटर। आ जाओ छोटू, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? नॉर्मेलिटी है इनटू EA। अब मुझे बताओ, अब यहां पे अगर दी बात किया जाए
तो आप ये यहाँ पे हटा पा लें, इसको देखो डब्ल्यू ए, तो एन की जगह लिख दिए इंटू ये वैल्यू किसका है छुटका, ये वैल्यू एन का है, इंटू ये कट गया, तो डब्ल्यू ए बटे वी इन लीटर, डब्ल्यू ए बटे वी इन लीटर आ गया ना, क्लियर है। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, इसलिए हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर टू द नॉर्मेटिव इनटू ये here W is weight of solute, V is volume of solution, E बराबर equivalent weight of solute, N बराबर normative of solution. Similarly, strength in gram per liter, molarity का फार्मूला बोलो, number of moles of solute by total volume solution in liter, तो मोल का फार्मूला given weight by molecular weight W बटे ma, volume in liter, ये किसका फार्मूला है, मोलारिटी का, एम की जगह ये लिखा गया इनटू एम ए में कैंसिल हो गया, डब्ल्यू ए बटे वी इन लीटर, क्या आ गया बोलो तो डब्ल्यू ए बटे वी इन लीटर, डब्ल्यू ए बटे वी इन लीटर, यानी कि एम इंटू एम ए करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब यह है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर मोलारिटी के टर्म में मोलारिटी इंटू एम ए, क्योंकि मोलारिटी और एम इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, m इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे W बटे V आ जाएगा, क्लियर है। और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर को नॉर्मेटिव के टर्म में देखेंगे n इनटू ये द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड द नॉर्मेटिव ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, सवाल करेंगे, समझ गए बाबू। इसलिए आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू द नॉर्मेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट, strength of solution gram per liter equal to the molarity into molecular weight of solute। आइए अब हम लोग strength of solution in gram per liter से मोलारिटी के रिलेशन एंड strength of solution in gram per liter से नॉर्मलिटी के रिलेशन पे क्वेश्चन कर लें। एक क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट द strength in gram per liter, ध्यान दीजिएगा स्ट्रेंथ कहे या कंसंट्रेशन कभी कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है 0.5 मोलारिटी, कैपिटल एम द मोलारिटी Na2CO3 सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ये देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूट आपका है Na2CO3, मान लो ये हम लोग सॉल्यूट को ये मानते आ रहे हैं, मोलारिटी कितना दिया है बाबू 0.5। अब मुझे बताओ आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। अभी सर क्या पढ़ाए हैं, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर से मोलारिटी के रिलेशन का जो फार्मूला बताए हैं, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू द मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है। मुझे ये बताइए मोलारिटी तो आपको पता है, तो आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को एमए कहते हैं आप। इस सॉल्यूट है Na2CO3, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे छोटू, कुछ नहीं करना है, जितने सारे एटम है सारे के एटॉमिक वेट को निकाल के क्या करना है, जोड़ देना है, तो आएगा आपका 106। तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू द मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मोलारिटी है 0.5 इनटू मॉलिक्यूलर वेट 106, आएगा आपका 53 ग्राम पर लीटर। क्योंकि यूनिट कैसे कैंसिल होता है जानते हो, देखो आप देखो मोलारिटी होता है मोल पर लीटर और इनटू मॉलिक्यूलर वेट होता है ग्राम पर मोल, मोल मोल कैंसिल हो गया, ग्राम पर क्या आ गया, लीटर आ गया, क्लियर है, समझ गए बाबू। ये सब तो बेसिक चीज है, आप जानते हैं। दूसरा है क्वेश्चन छोटू 0.4 नॉर्मलिटी H2CO4 ऑक्जेलिक एसिड है ये 2H2O डाइहाइड्रेट सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूट देखा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग H2CO4 into 2H2O, मान लो ये ऑक्जेलिक एसिड को जैसे एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा किसमें टूटेगा, 2H प्लस C2O4 -2। मुझे बताओ ये एसिड है ऑक्जेलिक एसिड H2CO4, तो कितना H प्लस आयन रिलीज किया 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू द बेसिसिटी बराबर 2, क्लियर है। क्यों, जहां भी नॉर्मेलिटी की बात आएगी वहां पे वैलेंसी फैक्टर की बात आ जाता है, क्योंकि मोलारिटी से नॉर्मेलिटी का रिलेशन हम वैलेंसी फैक्टर द्वारा आराम से देख सकते हैं। अब मुझे बताओ छोटो नॉर्मेलिटी से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर का रिलेशन सर क्या बताए हैं, स्ट्रेंथ इन सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर इक्वल टू द
नॉर्मेटिव इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, तो नॉर्मेटिव क्वेश्चन में कितना है 0.4, तो सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लिए, वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट है H2CO4 2H2O, जितने सारे इसमें एटम है सारे के एटॉमिक वेट निकाल के क्या करना है, जोड़ देना है, तो मॉलिक्यूलर वेट आपका आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट हम लोग का कितना आया 126, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, तो 126/2 बराबर 63। तो नॉर्मेटिव आपका दिया है क्वेश्चन में 0.4, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर का रिलेशन नॉर्मेटिव टर्म में होता है नॉर्मेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट, तो नॉर्मेटिव है 0.4 इनटू इक्विवेलेंट वेट 63 आएगा आपका 25.2 ग्राम पर लीटर, आपका आंसर आया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। मोल फ्रैक्शन हम लोग 1 पे नहीं कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज हम लोग 100 पे कैलकुलेट करते हैं, और पार्ट्स पर मिलियन 10 पावर 6 पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और पार्ट्स पर बिलियन 10 पावर 9 पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। तो पार्ट्स पर मिलियन जो है एक कंसंट्रेशन टर्म है जो कि वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। तो आइए, पार्ट्स पर मिलियन ppm, 1 मिलियन इक्वल टू द 10 पावर 6 पार्टिकल्स हो सकता है, कुछ भी। 1 मिलियन में कितना वैल्यू होगा 10 पावर 6, तो ppm पार्ट्स पर मिलियन को आप ये भी कर सकते हो, परसेंटेज को आप 100 करते हो इंटू 10 पावर 4, तो 100 इंटू 10 पावर 4 और 10 पावर 6। क्लियर है। इट इज द parts of a component PR per million in 10 power 6 parts of the solution। इसका मतलब यह हुआ कि 10 पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना पार्ट है वही रिप्रेजेंट करेगा ppm। क्लियर है। मान लिया जाए अगर कहा गया किसी भी सॉल्यूशन के बारे में 2 ppm, इसका मतलब यह हुआ कि सपोज करो यदि मास के टर्म में उसको डिफाइन करें तो हम ये कर सकते हैं 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 10 लाख 10 पावर 6 कितना हो गया 10 लाख के बराबर, यानी 10 लाख ग्राम में 2 ग्राम सॉल्यूट का, यानी बहुत कम मात्रा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वहां पे कंसंट्रेशन टर्म हम क्या यूज करेंगे, व्हाट, ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। समझ लो बाबू, 1 मिलियन 10 पावर 6 शॉर्ट फॉर ppm। मोल फ्रैक्शन हम लोग 1 पे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज 100 पे कैलकुलेट करते हैं, और ppm को 10 पावर 6 पे कैलकुलेट करेंगे, और पार्ट्स पर बिलियन को 10 पावर 9 पे कैलकुलेट करेंगे। इसलिए मैंने लिखा ppm इक्वल टू द परसेंटेज इनटू 10 पावर 4, परसेंटेज को आप 100 करते हैं, 100 इनटू 10 पावर 4 बराबर 10 पावर 6। It is the parts of a component per million 10 power 6 parts of the solution, यानी कि 10 पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना पार्ट है वो बताता है हमारा ppm। It is used for express the concentration of very dilute solution। very dilute solution का मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है। क्लियर है। जैसे कि मान लो सी वाटर में सॉल्ट की मात्रा है कि नहीं। आइए, जनरली पॉल्यूशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज मेजर्ड बाय दिस मेथड। पॉल्यूशन कहता है इतना ppm एयर में पॉल्यूशन है, यानी कि एयर में पॉल्यूशन को हम लोग किससे मेजर करते हैं, ppm में। एंड कंटेमिनेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, इसका मीनिंग यह हुआ कि अंडरग्राउंड जो वाटर है उसमें आयरन कितना परसेंट है, आपका क्लोराइड आयन कितना परसेंट है। क्लियर है। मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स का परसेंटेज उसमें कितना क्या है, आयरन का कितना है, क्लोराइड आयंस कितना है, कौन कितना है, उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, ppm में। अब हम मास के टर्म में आपको बता रहे हैं, वेट के टर्म में बता रहे हैं, ppm बाय वेट, यानी वेट के टर्म में ppm कैसे डिफाइन करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 पावर 6। सिंस हम जानते हैं कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट का वेट है वो बहुत ज्यादा है, WB है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, WB क्या है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, W है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो सॉल्वेंट का वेट बहुत ज्यादा है क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है,
तो अगर इस सॉल्वेंट का वेट बहुत ज्यादा हो और सॉल्यूट का वेट बहुत कम हो, इस वजह से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को अगर ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट के वेट के लगभग बराबर जाएगा। इस वजह से मैंने कहा ppm बाय वेट को इस प्रकार भी लिख सकते हो ताकि न्यूमेरिकल बनाने में आपको मदद मिल जाए। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 10 पावर 6। here w equal to the weight of solute in gram, w equal to the weight of solvent in gram। clear that? लिखिए। इसके बाद हम इसको और फार्मूला वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम के टर्म में आपको बताएंगे, फिर हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। लिखा है तो अब हम लोग पार्ट्स पर मिलियन को बाय वॉल्यूम के टर्म में स्टडी कर लेंगे और बाय वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में स्टडी करेंगे। आइए ppm बाय वॉल्यूम अगर ये आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml इनटू 10 पावर 6। जैसा कि आप देखिए जब आप पढ़े थे परसेंटेज बाय वेट यानी वेट बाय वेट, वेट परसेंट बाय वॉल्यूम यानी वेट बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम परसेंट यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वहां भी जिस प्रकार आपने वेट बाय वेट की बात किया था, वेट बाय वॉल्यूम की बात किया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात किया था, तो परसेंटेज था 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ पे मिलियन है 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो ppm वेट के टर्म में केवल तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 पावर 6। ppm वॉल्यूम के टर्म में तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml इनटू 10 पावर 6। वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में ppm क्या बोलोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन ml इनटू 10 पावर 6। सॉल्यूट का मास लेना है ग्राम में, अब वॉल्यूम लेना है आपका सॉल्यूशन का ml में। ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल इफ 0.002 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन देन ppm। इधर आओ, सॉल्यूट का मास ग्राम में है, अब वॉल्यूम दे दिया है ml में, तो हम लोग ppm बाय वेट बाय वॉल्यूम की बात करेंगे। क्या पढ़े हो, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम यानी ppm इक्वल टू द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन ml इनटू 10 पावर 6। तो आइए सॉल्यूट बोलो कितना है, 0.0002 बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन ml कितना है 100 ml इनटू 10 पावर 6। ये डेसिमल हटेगा, यहां से डेसिमल हटेगा, कितना आएगा 1 पे कितना जीरो, ये देखो 1 2 3 4, क्लियर है, 4 जीरो यहां है, 2 यहां, 4 2 6, तो 10 पावर 6 नीचे में 10 पावर 6 ऊपर कैंसिल हो गया, कितना है 2 ppm। समझ गए छोटू। एक और एग्जांपल देखो, सपोज 1 लीटर इन 1000 ml, 1 लीटर इक्वल 1000 ml ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर कंटेन 3 into 10 पर -3 ग्राम of chloride ion Cl minus ion. The parts per million of Cl minus ion is expressed as ppm of Cl minus ion। देखो यहाँ पे Cl minus ion आपका सॉल्यूट है जो कि मास दे दिया है ग्राम में, और टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन है 1000 ml, तो वही ppm बाय वेट बाय वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वेट ऑफ Cl minus ion ग्राम बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन ml इनटू 10 पावर 6। वेट कितना है छोटो, 3 into 10 पर -3 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में कितना है 1000 into 10 पावर 6। जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 ppm। समझ गए। तो ppm का मीनिंग क्लियर हो गया। कुछ नहीं, परसेंटेज हम लोग 100 पे कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन 1 पे कैलकुलेट करेंगे, ppm 10 पावर 6 पे कैलकुलेट करेंगे और ppv 10 पावर 9 पे कैलकुलेट करेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए ppm का मीनिंग क्या है समझना, पार्ट्स पर मिलियन, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। परसेंटेज स्ट्रेंथ में पढ़े थे कि द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तब ppm में होगा द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए बाबू, क्लियर है। तो आप इसे लिखिए। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लें पार्ट्स पर मिलियन पे। क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ का मतलब कंसंट्रेशन भी आप कर सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 0.0002%
NaOH weight by volume, express the strength of solution in ppm, यानी कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया गया है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में। अब पूछ रहा है ppm में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी का स्ट्रेंथ क्या होगा। सबसे पहले आप ये बताओ छोटू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूट आपका NaOH है। अब सबसे पहले ppm का फार्मूला क्या होता है। ppm पूछ रहा है वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है, तो वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में ppm का फार्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन ml into 10 पावर 6। अगर दी वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में परसेंटेज वाला फार्मूला रहता तो क्या होता बताओ, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन ml into 10 पावर 2 यानी कि 100 होता। लेकिन ppm है तो क्या होगा बोलो, तो weight of solute in gram by total volume solution ml into 10 power 6। तो सबसे पहले परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की मदद से वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो आइए, अगर दी आपसे कोई कहे कि 0.0000 हटाओ x% weight by volume NaOH means it means that x gram of NaOH present in 100 ml of solution। तो यहाँ पे क्या है 0.002% weight by volume NaOH means it means that 0.0002 gram of NaOH present in 100 ml of solution। Therefore weight of NaOH कौन है सॉल्यूट बराबर कितना 0.002 ग्राम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ml। Therefore ppm equal to the weight of solute in gram by total volume solution ml into 10 power 6। solute का वेट 0.002 by total volume solution ml कितना 100, ये डेसिमल लगा के नीचे आ जाएगा 1 पर कितना सुना 1 2 3 4, ये 10 पावर 4 और 10 पावर 2 10 पावर 6 कैंसिल हो गया, आंसर होगा 2 ppm। क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इस पे एक और सवाल करेंगे और पार्ट्स पर बिलियन पढ़ेंगे, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक जो कंसंट्रेशन टर्म का है लास्ट टॉपिक होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर दैट। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा सोलबिलिटी यानी हैंडल लॉ। क्लियर दैट। और आप एक बात को ध्यान दीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर कीजिए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर यह व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए तो ठीक है, नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे फोन करके एसएमएस करके उसमें ऐड हो जाएं ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहें वो आपको मिल पाए। और डीपीपी असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक सब हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आपको यहाँ से सेंड करेंगे, इसलिए सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए। क्लियर है। और मन लगा के पढ़ें। ओके, थैंक यू।